जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आम जनता देश की वहाँ की हाईली सिक्योर्ड बिल्डिंग्स या एरियाज जैसे पार्लियामेंट या फिर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर ले? तो नॉर्मल सिचुएशंस में आप कहेंगे शायद नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका के लोग जो काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अभी रिसेंटली वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ के राष्ट्रपति भवन और वहाँ के मिनिस्टर्स के जो ऑफिस या उनका रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ पर कब्जा कर लिया। हालांकि 8 से 10 घंटे के बाद वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो एरिया खाली करवाया और अपने कब्जे में लिया। और इसी दौरान वहाँ के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा श्रीलंका को छोड़कर मालदीव चले गए। तो इस वीडियो में हम श्रीलंका के ये क्राइसिस जो चल रहा है इसके रीजंस को समझेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यह इश्यू सिंपल व आसान भाषा में समझा सकूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो इसके पीछे जो वन एंड ओनली रीजन है वो है वहाँ पर काफ़ी समय से चल रहा इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका में लंबी लंबी कतारें देखी गई, वो भी बेसिक फूड के लिए, पानी के लिए, पेट्रोल एलपीजी के लिए। श्रीलंका में महंगाई इतनी चरम पर है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट 50% से ज़्यादा है और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यह आने वाले टाइम में 70% तक पहुँच सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की हालत कितनी ख़राब है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है और वहाँ के आम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम अचानक से एक देश में नहीं आ सकती। जी हाँ, श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ है। 2015 में वहाँ का एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी, उन्होंने वार्न कर दिया था श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है श्रीलंकन देश को। लेकिन उस समय की गवर्नमेंट ने कुछ खास सब्सटेंशियल इकोनॉमिक डिसीजन नहीं लिए जिससे कि आज होने वाले यह इकोनॉमिक क्राइसिस को टाला जा सकता था। तो अब हम जानेंगे एक एक करके उन सभी रीजन्स को जिसके वजह से आज की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन है श्रीलंका के करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स। 2019 में महिंदा राजपक्सा श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पर 2019 में ही वो अपने भाई गोटाबाया राजपक्सा को श्रीलंका का प्रेसिडेंट बनाने में हेल्प करते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर वो अपने भाई बेसिल राजपक्सा को निर्वाचित करते हैं। साथ में उनके बेटे नमल राजपक्सा को यूथ मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनाया जाता है। इसके अलावा महिंदा राजपक्सा अपनी फैमिली के 5 से 7 और लोगों को बड़े बड़े पदों पर निर्वाचित करते हैं और अलग अलग विभागों में उनको बड़े पदों पर निर्वाचित किया जाता है। क्या आपने यहाँ पर राजनीति में परिवारवाद को समझा? हम अक्सर इंडिया की कई पॉलिटिकल पार्टीज पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, हालांकि यह सही भी है, लेकिन क्या आपने यहाँ पर देखा कि श्रीलंका में परिवारवाद की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं? तो जब एक परिवार के हाथ में ही सत्ता पूरी तरह से सौंप दी जाएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि देश में कैसी स्थिति बन सकती है जिसको आज श्रीलंका फेस भी कर रहा है। इसके बाद सेकंड रीजन आता है कि 2021 अप्रैल के महीने में वहाँ की गवर्नमेंट एक कानून पास करती है कि आज के बाद श्रीलंका में केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। इस कानून के बनते ही श्रीलंका में केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे डीएपी, यूरिया, इन सभी का इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन इसके बंद होने के कारण श्रीलंका में जो चावल का उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट होने का डिसीजन अचानक से लिया गया, एक ब्लाइंड डिसीजन था। इसमें ना तो किसानों को ट्रेनिंग दी गई, ना उनको सोचने व समझने का समय दिया गया। इसके चलते चावल की कमी के कारण वहाँ के लोगों को खाने से रिलेटेड समस्याएं होने लगी, क्योंकि चावल श्रीलंका की मुख्य खाद्य फसल है। और इसके साथ साथ चाय का प्रोडक्शन भी कम हुआ और चाय से के एक्सपोर्ट से होने वाली अर्निंग भी श्रीलंका में कम हुई और चाय के एक्सपोर्ट से होने वाली अर्निंग श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स में काफ़ी योगदान देती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कोरोना को सीरियसली नहीं लिया और ना ही इसकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करी, जिसकी वजह से कोरोना काफ़ी ब्रॉड लेवल पर श्रीलंका में फैल गया, जिसके चलते वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी इम्पैक्ट हुई और वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट ने आना बहुत कम कर दिया। और श्रीलंका में फॉरेन टूरिस्ट से होने वाली इनकम वहाँ के फॉरेन रिजर्व्स में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। इसकी वजह से वहाँ के फॉरेन रिजर्व्स भी कम हो गए। अभी तक आपने देखा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट एक के बाद एक गलती किए जा रही थी, लेकिन उन्होंने ब्लंडर तब कर दिया
जब 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो वहाँ की करेंसी को एक्सेसिवली प्रिंट करेंगे ताकि वहाँ के सरकारी एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जा सके और डे टू डे एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया जा सके, तो उन्होंने लगभग फर्स्ट क्वार्टर में 588 बिलियन करेंसी को प्रिंट कर दिया। और आप जानते हैं कि इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि अगर एक करेंसी को किसी भी देश में एक लिमिट से ज़्यादा प्रिंट करके मार्केट में भेजेंगे तो इसके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। वही श्रीलंका के साथ भी हुआ। करेंसी को एक्सेसिवली प्रिंट करने के बाद सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रसिया और यूक्रेन का वार। जैसा आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के वार ने तो लगभग सभी देशों को इफेक्ट किया है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के वार के कारण ऑयल यानी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, जिसका इंपोर्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ के फॉरेन रिजर्व्स पहले से ही कम थे। तो ऑयल के इंपोर्ट कम होने की वजह से बिजली और ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो गया या कम हो गया, जिसके चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी स्लो हो गई। तो अभी तक हमने जितने भी रीजन्स डिस्कस किए हैं या वहाँ के सरकार ने जो गलत फैसले लिए उनके चलते वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई और इसके चलते ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना ज़्यादा किया तो वहाँ के पीएम महिंदा राजपक्सा ने 9 मई को अपना इस्तीफा दे दिया और रानिल विक्रमसिंघे को वहाँ का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन सिचुएशन फिर भी कंट्रोल से बाहर थी और इसी के चलते प्रोटेस्ट और ज़्यादा भयानक हो जाता है और लोग वहाँ के राष्ट्रपति भवन और वहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लेते हैं। इसी भयानक प्रोटेस्ट को देखते हुए वहाँ के प्रेसिडेंट देश को छोड़कर मालदीव चले जाते हैं, फिर मालदीव से सिंगापुर चले जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो श्रीलंका पर 2022 में लगभग $51 बिलियन डेट पे करने का ऑब्लिगेशन है। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन यह है कि उनके फॉरेन रिजर्व्स में $1 बिलियन भी नहीं है जो उनको मंथली एक्सपेंसेस चलाने के लिए चाहिए। इस फॉरेन रिजर्व्स की कमी के चलते उन्होंने चाइना से मदद मांगी, लेकिन चाइना ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने उनको एड दी है $3.5 बिलियन की, जो इस सिचुएशन में काफ़ी कम है अगर श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से देखें तो। इसके बाद थर्ड पॉइंट और जो आखिरी रास्ता रह जाता है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का। लेकिन IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो काफ़ी सख्त होती हैं। इसी के चलते श्रीलंका के जो भी लीडर्स हैं वो IMF के पास नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर उनके लीडर्स में डिस्कशन चल रहा है कि IMF को अप्रोच किया जाए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में वहाँ के लीडर्स क्या फ़ैसला लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इशू समझा सकूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।